नमस्कार साथियों। ये हमारा TT1 का 16th नंबर का वीडियो है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से इसमें 10 प्रश्न हमने कर दिए थे। 11वां है, शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान एक शिक्षक के लिए आवश्यक है क्योंकि यह नवीन शिक्षण तकनीकियों का ज्ञान प्रदान करता है या फिर समस्त शैक्षिक समस्याओं का सफलतापूर्वक समाधान करने में सहायता करता है या फिर मूल्यांकन की नवीन तकनीकियों को सीखने में शिक्षक की सहायता करता है अथवा शिक्षक को स्वयं को समझने में सहायता करता है। तो ये जो है साथियों, शिक्षक को कक्षा की विभिन्न परिस्थितियों और जो है छात्रों के व्यवहार हो गया, व्यक्तिगत भिन्नताओं और शिक्षण के दौरान आने वाली समस्त प्रकार की शैक्षिक समस्याओं को समझने और उनका सफलतापूर्वक समाधान करने में सहायता करता है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो गया, राइट आंसर। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, वृद्धि और विकास की प्रक्रियाओं के संदर्भ में कौन सी बात सही है? दोनों प्रक्रियाएं प्राकृतिक हैं। वृद्धि और विकास दोनों प्रक्रिया प्राकृतिक, बिल्कुल। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों नेचुरल प्रोसेस है। क्या है? नेचुरल प्रोसेस। तो ये वैसे ही हमारा ऑप्शन ए सही है, बाकी हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं नीचे के ऑप्शन को पढ़ के। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्यक्तित्व के विकास में विरासत तथा परिवेश की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही है? तो पहला ऑप्शन है, अच्छी विरासत बुरे परिवेश को क्षतिपूर्ति कर सकती है ना? हाँ, बिल्कुल सही बात है। अच्छी विरासत जो है बुरे परिवेश की क्षतिपूर्ति कर सकती है, उसको रिकवर कर सकती है ना। मान लीजिए स्वास्थ्य सीखने की कठिनाइयों के लिए जो है जो जो वो हमारा आनुवंशिक रूप से जो प्रवृत्ति होती है या उत्कृष्ट स्वास्थ्य देखभाल, ये जो है पोषण और शिक्षा प्रदान किए जाने पर क्या होता है, काफी अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, है ना? कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बौद्धिक विकास को आयु से संबंधित बताया है? तो किसने बताया साथियों बौद्धिक विकास को आयु से संबंधित? तो सही है ऑप्शन बी बी जीन पियाजे। पियाजे ने जो है संज्ञानात्मक और या कहें उसे बौद्धिक विकास का सिद्धांत दिया था ना। और उन्होंने क्या बताया था कि बच्चों को बौद्धिक विकास अलग अलग आयु स्तर के अनुसार अलग अलग होता है। ठीक है, ये कहा था। और उसकी 4 मुख्य अवस्थाएं हमने पहले भी कई वीडियोस में उस पर बात कर ली है कि जो है पहली होती है जो संवेदी पेशी अवस्था होती है 0 to 2 years करके ना। और उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है जिसे प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं, 2 से 7 years होती है। और उसके बाद बताया था हमने पहले मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है ना, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो होती है वो 7 से 11 वर्ष। उसके बाद जो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 11 से ऊपर जो होती है आगे। इसमें जो है मूर्त चिंतन शुरू कर देता है बच्चा। ये कई बार वीडियोस में बात हुई है। तो इसका ऑप्शन जो है जीन पियाजे, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वयस्क के आक्रामक व्यवहार को देखने मात्र से बच्चे आक्रामकता सीख लेते हैं। यह विचार किसका है? ये विचार है साथियों किसका? बांदुरा और उसके साथी है ना, इनका। जो अल्बर्ट बांदुरा थे, अल्बर्ट बांदुरा ने 1961 में यह अपने साथियों के साथ जो मिलकर एक प्रसिद्ध बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट किया था। बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट। ठीक है, एक गुड़िया पर जो है हमने ये प्रयोग किया हुआ था। तो इस प्रयोग में साबित क्या हुआ कि जो है बच्चे जो है सामाजिक परिवेश में जो उसका सोशल एनवायरनमेंट होता है ना, उसमें वयस्कों के व्यवहार को देखकर और उसकी नकल करके बहुत कुछ सीखते हैं। तो कई बार अच्छे संस्कार वाला व्यक्ति को देखेंगे तो अच्छे संस्कार आएंगे बच्चों में। अगर बुरी प्रवृत्ति को देखेंगे, दारू पीना सिगरेट पीना, तो बच्चे वैसा ही नकल करते हैं, वैसा ही अनुकरण करते हैं। तो उनके व्यवहार को देख के वैसे ही नकल करते हैं। और अगर कोई बच्चा किसी गुड़िया को ये इसका जो हम इनने प्रयोग किया था उसके आधार पर कहा गया था कि जो किसी गुड़िया को जो है आक्रामक देखता है किसी वयस्क व्यक्ति को गुड़िया पर, तो बच्चे भी क्या करते हैं वैसा ही व्यवहार करते हैं, आक्रामक। तो इसका जो है आंसर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये अगला है हिंदी भाषा से। तो हिंदी भाषा में हमने कहाँ तक किया था वहां से चलते हैं। 40 तक हमने कर दिया था साथी। निराला कृत राम की शक्ति पूजा वाला ना, कृतिवास रामायण था सही उत्तर। तो नेक्स्ट ये है 41।
चंद्र सकलंक मुख निष्कलंक। ठीक है, चंद्र सकलंक मुख निष्कलंक, दोनों में समता कैसी। तो ये है, कोई पद है, तो इस पद में कौन सा अलंकार है पूछा जा रहा है, रूपक अलंकार, असंगति, व्यतिरेक या दीपक। तो इसमें व्यतिरेक अलंकार है साथियों। कौन सा? व्यतिरेक अलंकार। व्यतिरेक अलंकार क्या होता है? जहां पर उपमेय जो होता है उसकी तुलना की जा रही है उपमान के साथ, और जो है उपमान को जो है मतलब उपमेय को जो है आपका उपमान से श्रेष्ठ मान लिया जाता है, श्रेष्ठ ना। उपमान से श्रेष्ठ उपमेय को दे दिया जाता है। जैसे चंद्र शकलंक, चंद्र क्या है? उपमान है। और मुख निष्कलंक उपमेय है, ये जिस पर जिससे तुलना की जाती है। तो अब जिसकी तुलना की जाती है चंद्र के साथ, तो चंद्र सकलक और मुख निष्कलंक। चंद्रमा तो जो है दागदार है, और जो है मुख जो है निष्कलंक है, दाग रहित है। दोनों में क्या कंपैरिजन किया जाए, क्या तुलना की जाए, ये पूछा कहा जा रहा है। तो इसमें व्यतिरेक अलंकार आएगा, जैसे जब इस टाइप आएगा। ठीक है सर, ये तो ये हो गया आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम से हुआ था साथियों? ये महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से ही हुआ था। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक, तो क्यों हुआ था? उन्होंने अपनी जो प्रसिद्ध पत्रिका थी आपकी, उनकी सरस्वती थी। ठीक है, सरस्वती, ये सरस्वती नामक पत्रिका के माध्यम से उन्हें हिंदी भाषा के परिमार्जन के लिए और उसकी व्याकरण की शुद्धता के लिए, है ना, और खड़ी बोली के काव्य भाषा के रूप में स्थापित करने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, है ना, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। ये भी क्या था ना कि भाषा के आविर्भाव में समस्त मानव संसार गौओं की विराट नगरी बनने से बच गया। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था, व्याकरण में भी काम किया था, व्याकरण के परिमार्जन के लिए, और जो है वो परिमार्जन माने शुद्धता, शुद्धता के लिए काम किया था। तो इन्हीं को जो है हम द्विवेदी युग के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, उक्त कथन जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से दिया गया है ना। तो जयशंकर प्रसाद के नाटक से दिया गया, ये तो आपको पता ही चल गया कि अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है ना। तो इस पंक्ति के जो माध्यम से जो ये आपके जयशंकर प्रसाद जी कह रहे हैं, वो बता रहे हैं कि वो संसार में अधिकार और सत्ता की नश्वरता, उसके खोखलेपन और उससे मिलने वाले सुख के भ्रम को व्यक्त करता है। तो ये किसका था? स्कंदगुप्त कहता है। ऐसा कौन कहता है? स्कंदगुप्त कहता है। तो ऑप्शन बी इसका स्कंदगुप्त राइट आंसर हो गया साथियों। ठीक है, तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोलगा से गंगा के लेखक का नाम बताइए ना। तो बोलगा से गंगा के लेखक कौन है? राहुल सांकृत्यायन है। कौन है? राहुल सांकृत्यायन। इन्हें जो है अपनी मतलब एक कहानी थी इनकी, बोलगा से गंगा, है ना। तो इसमें मानव सभ्यता के विकास की कहानी को भारत और यूरोपीय परिप्रेक्ष्य में इनने 20 कहानियों के माध्यम से समझाया। 20 स्टोरीज है उसमें। और इनने जो है इस यात्रा को जो है वोल्गा नदी से शुरू होकर गंगा नदी तक पहुंचाया है, इसीलिए इसका नाम वोल्गा से गंगा रखा गया है। ठीक है, वोल्गा एक नदी और गंगा एक नदी, तो इन दोनों यहाँ से आते हुए ये कहानी लिखी गई है। तो राहुल सांकृत्य ने इसके रचयिता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश से साथियों। ठीक है, तो इंग्लिश में कहाँ से चले थे, हम वहीं पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 तक हमारा हो गया था। व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल ऑफ द पैसेज, हमने कहा था एलाइस इन वंडरलैंड पर बात हो गई थी हमारी। तो 71वां प्रश्न है साथियों, व्हाट डज द फ्रेज रैबिट होल मीन इन द गिवन पैसेज। ठीक है, रैबिट होल का जो है इस पैसेज में क्या अर्थ है, इस मुहावरे का। तो क्या है, जो रैबिट होल में प्रवेश करने का अर्थ क्या है, एक मतलब इन इन सुरियल सिचुएशन, इन सुरियल सिचुएशन का अर्थ मतलब हो गया कि एक अवास्तविक और विचित्र घटना, है ना। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक है, वही चीज़ हुई थी, तो वो हो गया। नेक्स्ट 72 में है मेटालिंग्विस्टिक अवेयरनेस इज। ठीक है, जो मेटालिंग्विस्टिक माने अधिभाषाई कहते हैं इसे, अधिभाषाई। ठीक है, अधिभाषाई क्या है? तो अधिभाषा क्या, द एबिलिटी टू थिंक एंड टॉक अबाउट लैंग्वेज। ठीक है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, ये क्या है? आपका भाषा के बारे में, द एबिलिटी टू थिंक, भाषा के
मतलब बारे में सोचना एंड टॉक अबाउट लैंग्वेज, और बात करने की क्षमता, ठीक है, या एबिलिटी, एबिलिटी माने क्षमता ही हो गया, ठीक है, वो है। तो बिल्कुल सही ऑप्शन है, ए है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्किल्स आर रिसेप्टिव, ठीक है, कौन से कौशल जो होते हैं ग्रहणशील होते हैं, रिसेप्टिव माने ग्रहणशील, ग्रहणशील जिन्हें हम ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है, ग्रहण करते हैं, तो अंदर लेते हैं, इनपुट का काम करता है जो, विच स्किल्स। तो इसमें लिसनिंग एंड स्पीकिंग, सुनना और बोलना, देखो बोलने में ग्रहण तो नहीं हो रहा है, ठीक है, लिसनिंग तो ठीक है लेकिन स्पीकिंग नहीं हो पा रहा। लिसनिंग एंड रीडिंग, हाँ ये ठीक है साथियों ना। लिसनिंग, सुना, ग्रहण किया, पढ़ रहा है बच्चा तो उससे भी ग्रहण हो रहा है कि क्या क्या पढ़ा उसने, ठीक है, उससे हो रहा है। और रीडिंग एंड राइटिंग, राइटिंग तो कुछ भी देख करके लिख सकता है, और राइटिंग एंड स्पीकिंग, तो ये भी स्पीकिंग अलग चीज़ हो गई, ये जैसे यहाँ नहीं था वैसे यहाँ भी नहीं है, तो ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर हो गया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। While translating a subject and using the translation in the mainstream curriculum, the benefit is, ठीक है, तो जो किसी विषय का जो अनुवाद करते समय उस अनुवाद का को जो है मुख्य धारा या मुख्य जो मेन स्ट्रीम करिकुलम है, पाठ्यक्रम उसका, तो उसमें उपयोग करने के क्या लाभ हो सकते हैं, द बेनिफिट इज, क्या बेनिफिट हो सकते हैं। प्रमोटिंग नेशनल आइडेंटिटी ना, तो राष्ट्रीय पहचान को बढ़ावा देना, या फिर एनरिचिंग लिंग्विस्टिक कैपेबिलिटी एंड एप्रिसिएशन, ठीक है, तो या फिर भाषाई क्षमता और समझ को सराहना, एप्रिसिएशन, एप्रिसिएट करना, सराहना। उसके बाद सी है, इनेबलिंग टीचर्स हु आर नॉट कॉम्पिटेंट इन द मेन स्ट्रीम लैंग्वेज टू टेक क्लास ना, तो उन शिक्षकों को कक्षा लेने में सक्षम बनाना जो मुख्य धारा की भाषा में कुशल नहीं है। और अगला है डी स्टैंडर्डाइजिंग, स्टैंडर्डाइजिंग कल्चरल आइडेंटिटी, ठीक है, सांस्कृतिक पहचान का मानकीकरण करना। तो इसमें जो सबसे सही सूटेबल उत्तर दिख रहा है साथियों वो है एनरिचिंग लिंग्विस्टिक कैपेबिलिटी एंड एप्रिसिएशन, यानी कि जो है जो एनरिच करना किसको, लिंग्विस्टिक कैपेबिलिटी, आपका ये भाषाई क्षमता को, और एंड एप्रिसिएट, और उसको प्रोत्साहन देना, उसको की सराहना करना, प्रोत्साहित करना उसे, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर स्टूडेंट टू गेन लैंग्वेज स्किल्स फ्रॉम टेक्स्ट बुक्स द टेक्स्ट बुक लर्निंग शुड ना, तो छात्रों को जो है पाठ्य पुस्तकों से भाषा कौशल प्राप्त करने के लिए पाठ्य पुस्तक के माध्यम से होने वाली सीख उनकी कैसी होनी चाहिए, लर्निंग शुड कैसी होनी चाहिए, कोरिलेट विद असेसमेंट एंड अचीवमेंट, यानी कि मूल्यांकन और उपलब्धि के साथ सहसंबंधित होना चाहिए, ठीक, कोरिलेट होना चाहिए, या फिर लीड टू यूजिंग द टेक्स्ट बुक स्पेरिंगली, या पाठ्य पुस्तक का बहुत कम या सीमित उपयोग करने की ओर ले जाना चाहिए, या फिर एक्सपोज देम टू मोर लिटरेरी रीडिंग, या क्या नाम कहते हैं उन्हें अधिक साहित्यिक पढ़ने के अवसर देने चाहिए, और या फिर बिकम मोर कॉस्ट इफेक्टिव कंपेयर टू टेक्नोलॉजिकली सपोर्टेड कोर्स, ठीक है, तकनीकी रूप से समर्थित पाठ्यक्रमों की तुलना में अधिक सस्ता होना चाहिए। तो इसका सही आंसर है साथियों ए, ऑप्शन ए, कोरिलेट विद असेसमेंट एंड अचीवमेंट, तो ये ए आंसर होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, गणित, गणित में हम जहाँ तक पहुँचे थे उससे आगे चलते हैं साथियों। ये हमारा प्रश्न हो चुका था, एक तेल का टीन वाला 4/5 भरा है, तो ऑप्शन में हमारा आंसर भी आ गया था, तेल का कितना, 40 बोतल के बराबर सामर्थ्य है उसमें, केन में, टीन में। अगला है, यदि ए तथा बी दो अलग अलग प्राकृतिक संख्या है तो उनमें से कौन सा कथन सत्य है, तो इसमें ऑप्शन आप कर कीजिएगा सॉल्व साथियों, ये ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है, देख लीजिएगा कैसे, नहीं आता है तो आप फिर कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। नेक्स्ट है, किसी माह में 3 रविवार को दिनांक सम संख्या है तब उस माह की 15 तारीख को क्या दिन होगा, तो 15 दिन तारीख को क्या होगा, शनिवार होगा साथियों, इस दिन में शनिवार, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। निकाल लेंगे आप, कैसे निकालना है आप देख लीजिएगा ना, कि मतलब पहले देख लीजिएगा एक बार रविवार को जो है सम संख्या, एक बार रविवार को विषम संख्या करके देखिएगा दोनों उसमें, तो आपको ये चीज़ें नज़र आ जाएंगी
तीन रविवार जिनमें जिनमें सम संख्या है, दिनांक सम संख्या आ जाएगी। एक बार सम करके देखना, एक बार विषम, तो तीन तीन अमूमन 4 या 5 ही रविवार होते हैं, ठीक है, एक माह में। तो जो है ऐसे देख लीजिएगा, दिनांक तीन सम संख्या तो वो निकल आएगी 15 तारीख, उससे पहले वाली तारीख शनिवार आ जाएगा, शनिवार, ठीक है। क्योंकि 15 तारीख को क्या पड़ेगा आपका, रविवार पड़ेगा, रविवार पड़ेगा आपका 16 तारीख को, ठीक है। तो 15 तारीख को अपने आप ही शनिवार आ जाएगा, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक्स वाई तथा जेड के लाभांश का अनुपात 2:3:7 है। यदि औसत लाभ रुपये 6,000 है तो वाई का लाभांश कितना होगा? तो वाई का लाभांश 4500 होगा साथियों, करके देखिएगा, और नहीं आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस कोण की माप क्या होगी जिसका संपूरक कोण उसके कोटिपूरक कोण का 3 गुना है? तो वो है 45 डिग्री, 45 डिग्री है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, दो वर्गों के परिमाप 24 सेंटीमीटर तथा 32 सेंटीमीटर है। इन वर्गों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर क्षेत्रफल वाले तीसरे वर्ग का परिमाप कितना होगा? ठीक है, तो वो बड़ा इजी है, कंपेयर कर लिया उसके बाद ऐड कर लोगे तो जो बड़ा बना दोगे कि तो जो है निकल आएगा आपका उसका तीसरे वर्ग का परिमाप। तो फिलहाल इसका आंसर जो है 40 सेंटीमीटर है, 40 सेंटीमीटर, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट लास्ट ईवीएस में। 130 तक हमारा सवाल हो गए थे पिछले वीडियो में कि यह सवाल पूछने पर अगर एक महीने बिजली नहीं हुई तो हमारा जीवन कैसे प्रभावित होगा का उद्देश्य। इसके अलावा अब अगला सवाल है हमारा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों में पाए जाने वाला सामान्य तत्व क्या है साथियों? क्लोरीन नहीं है, नाइट्रोजन नहीं है, सल्फर नहीं है, कार्बन इज द राइट आंसर। कार्बन जो है इसमें होता है, ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, झूम खेती पाई जाती है पहाड़ी राज्य है सेवन सिस्टर में से एक, मेघालय, ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पराबैंगनी किरण सबसे खतरनाक है? यूवीए, यूवीबी, यूवीसी या कोई नहीं? तो अल्ट्रावायलेट सी जो होती है ये लेवल जो है ये बहुत खतरनाक किरणें होती है ना। इनकी जो वेवलेंथ होती है वो तो कम होती है, वेवलेंथ क्या होती है, कम होती है। जो तरंग दैर्ध्य जो होती है कम होती है, 100 से 280 एनएम की होती है, ठीक है, 100 से 280 एनएम की। और लेकिन ऊर्जा जो है इसमें सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक ऊर्जा होती है, ठीक है। हाँ, तो हमारे लिए बहुत ही घातक है। कोशिका और डीएनए को बिल्कुल एकदम से नष्ट कर देती है, पूरे कोशिका और सेल और डीएनए को नष्ट कर देती है, ठीक है। हाँ, अच्छी बात यह है कि जो हमारी ओजोन लेयर है ये पूरा एब्जॉर्व कर लेती है इस यूवी इसको यूवीसी को, ठीक है, इसको ऑब्जर्व कर लेते हैं तो ये पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती है यूवी सी, तो हम बचे रहते हैं इससे, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय स्थित कहाँ है साथियों? ग्रीन पीस इंटरनेशनल यह है आपका एम्स्टर्डम, एम्स्टर्डम माने नीदरलैंड में है, कहाँ है? नीदरलैंड, तो आपने सुना ही है उसका एम्स्टर्डम में ग्रीन हाउस इंटरनेशनल का मुख्यालय हेडक्वार्टर है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो, नदी के जल में प्रदूषण स्तर मापा जाता है एटीपी द्वारा, एसटीपी द्वारा, बीओडी द्वारा, जीटीपी द्वारा। ये पहले एक बार एक हो गए बात, इसमें जो है हमने बताया था कि जो है ऑक्सीजन का कितना डाइल्यूशन है वो पानी में पता किया जाता है ना। तो बीओडी द्वारा होता है इसका, ठीक है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो होती है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, डिमांड, तो ये इसका बीओडी इसका राइट आंसर है, ठीक है साथियों। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, और अगली वीडियो में अब हम क्वेश्चन पेपर ना करके महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर जो आने के चांसेस 99% चांसेस हैं जिनके, वो उन प्रश्नों पर हम यहाँ अब आगे का कार्य करेंगे, और जिसमें जो है वो हमारी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर से इनके प्रश्न भी शामिल होंगे। तो ऐसा नहीं है कि हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को छोड़ें, क्योंकि इसमें हमारे पास टाइम बहुत कम है, और ये आप कहीं से भी अरेंज करके देख भी सकते हैं। तो उससे हमारा जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो छूट जा रहे हैं, तो हम उन पर पहले काम करेंगे साथियों ना। तो आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।